नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल है क्या, ये क्यों आ रही है? दो तरह की एनएसएफ ईमेल होती है। एक होती है जी प्रोसेसिंग डिले एनएसएफ ईमेल और एक होती है जी एप्लीकेशन डिले एनएसएफ ईमेल। दोनों में फ़र्क क्या है? कौन सी कॉमन रीजन है जिनकी वजह से एनएसएफ ईमेल आ रही है? एनएसएफ ईमेल आने के बाद कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो होम ऑफिस आपसे डिमांड करता है? अगर आपने भी वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराई भी है या करवानी है तो आप कैसे बच सकते हैं इस ईमेल से? कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने लाजमी लेने हैं ताकि आपको ईमेल ना आ सके? किस सिनेरियो में आपका इंटरव्यू होगा और किस सिनेरियो में आपका इंटरव्यू नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज बात करेंगे जी एनएसएफ ईमेल के बारे में कि ये ईमेल क्यों आ रही है, कितने टाइप्स की ये ईमेल होती है। एक होती है जी, इसमें बता दूं मैं आपको, एक होती है जी प्रोसेसिंग डिले एनएसएफ ईमेल और एक होती है जी एप्लीकेशन इश्यूज एनएसएफ ईमेल। दोनों में फ़र्क है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉमन रीजंस कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी आपको अगर आपको ईमेल आ चुकी है, अगर आती है आपको ईमेल इन केस, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको जमा कराने पड़ेंगे क्योंकि होम ऑफिस आपसे वो डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा। इसके अलावा आपको जो इंटरव्यू की ईमेल है वो किस सिनेरियो में आपको आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे बच सकते हैं, कौन से स्टेप्स हैं अपने ऐसे लेने हैं ताकि आपको ये ईमेल ना आए। क्योंकि अगर आपको ईमेल आएगी तो आपका जो वीज़ा है वो डिले में चला जाएगा, चाहे स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है। इसके अलावा चाहे आप उसके के वर्कर वीज़ा पे यूके आ रहे हैं, कोई डिपेंडेंट वीज़ा पे आप आ रहे हैं, तो आप कौन से स्टेप्स अपने लेने हैं ये वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराते वक्त ताकि जो आपकी जो वीज़ा है वो डिले में ना जाए। अगर आपको ये ईमेल आ जाएगी तो आपका जो वीज़ा है वो डिले में चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, आपने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना। मैं शॉर्ट्स वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा सकूं मैं। ये जो मेरे पास एक खुला हुआ आर्टिकल, ये नेगेसिक एजेंसी है जी, कंसल्टेंसी है, फर्म है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो होम ऑफिस डिमांड कर रहा है, जो रीजंस बताई हुई है उन्होंने सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो मैं आपको जी इसकी ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो जी सबसे पहले वो पूछे जी व्हाट आर नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल्स। तो नॉन एनएसएफ ईमेल बेसिकली होती क्या है कि जो यूके वीआई है जब वो नोटिस करती है कोई प्रॉब्लम कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको ये एनएसएफ ईमेल सेंड करती है। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जी प्रोसेसिंग डिले एनएसएफ ईमेल और एक होती है जी एप्लीकेशन इशू एनएसएफ ईमेल। तो ये जो प्रोसेसिंग डिले एनएसएफ ईमेल होती है वो होती है जब होम ऑफिस के पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम में उनके पास एप्लीकेशन आ जाएं, जैसे कि आजकल चल भी रहे हैं उनके पास। तो इस केस में जो आपकी जो कह लें कि जो वीज़ा है वो डिले में जा सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा इस केस में। लेकिन इस पे आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगता इसके ऊपर। अगर ये वाली ईमेल आ रही हो प्रोसेसिंग डिले के, इसमें कुछ टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपका जो वो रिस्पॉन्स है वो कर देंगे और जो आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन है आपकी वो प्रोसेस कर देंगे। तो दूसरी वाली है जी एप्लीकेशन इशू एनएसएफ ईमेल, ये बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने इसको समझना है। ये होती क्या है बेसिकली? ये ईमेल तब आती है आपको जब होम ऑफिस कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर करता है जी आपकी एप्लीकेशन के साथ। वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जी? वो हो सकती है जी आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो सकती है, आपकी इनकम्प्लीट और इलिजिबल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, और डाउट्स अबाउट योर इंटेंशंस फॉर ट्रैवलिंग। अगर उनको डाउट हो रहा हो कि जो आप ट्रैवल कर रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी उनको, या वो आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे इस बात के ऊपर कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन इशू एनएसएफ ईमेल आ सकती है। अब नीचे उन्होंने बताएंगे जी कि इसकी जो कॉमन रीजंस हैं फॉर रिसीविंग अ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल। तो जिसमें जो मेन रीजंस उन्होंने बताई हुई हैं उनमें एक आ रही है जी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पे आ रही है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, तीसरे नंबर पे आ रही है चेंज इन सर्कमस्टांसेस, एंड नंबर 4 पे आ रही है टू रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में वो बता रहे हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई ऐसी फील्ड हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया और आपने फिल करना हो और वो रिक्वायर्ड हो, तो इस केस में आपको वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ये रीज़न बनेगी आपकी कि आपको ईमेल आएगी। दूसरी केस में बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या जी, द लेजिटिमेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू प्रोवाइडेड माइट नीड टू बी कंफर्म्ड बाय द यूकेवीआई। जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए उनको, तो वो उसकी लेजिटिमेसी चेक करने के लिए कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, जो भी हैं, तो वो चेक करने के लिए तो आपको ये ईमेल आ सकती है। तो नंबर 3 पे आता है जी चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं जी? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल चेंजेस हो गए,
चेंजेस इन एजुकेशनल प्लान्स होंगे, इसके अलावा जी फैमिली चेंजेस हो गए, इसके अलावा लीगल चेंजेस हो गए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हो गए, इसके अलावा हेल्थ चेंजेस हो गए। तो ये वाले जो है चेंजेस अगर आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं आपके एप्लीकेशन में तो ये ईमेल आपको आ सकती है। लास्ट में ये आता है जो रिक्वेस्ट एंड इंटरव्यू, ये किस केस में आता है जी कि जब आपका वीज़ा डिनाइल में गया हो, आप पर बैन लगा हुआ हो, या फिर कह लें कि जो आपने शादी की है वो लेस देन 2 ईयर में हो, तो इस केस में आपको वो लाइव इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं या फिर आपको वर्चुअल इंटरव्यू के लिए वो लोग बुला सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद बात करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इस ईमेल आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको जमा करने पड़ सकते हैं। तो जी पहले नंबर पे आएगा जी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद आएगा जी रेफरेंसेस, वो आपको देने पड़ सकते हैं। इसके बाद आएगा जी बैंक स्टेटमेंट, ये आपको देनी पड़ सकती है। और पॉसिबिलिटी है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट जमा कराई हुई हो वो लेस देन 28 डेज़ की हो, तो इस केस में आपको जमा करनी पड़ेगी। या फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं आ रही, स्कैनिंग में कोई मिस्टेक हुई है, तो ये पॉसिबल रीजन हो सकती हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी जमा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जी ओमिटेड और पोल स्कैन डॉक्यूमेंट्स, वही बात है कि स्कैन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं किए हुए तब आपको ये ईमेल आ सकती है और आपको डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो वो डिमांड कर सकते हैं आपसे, तो वो आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जी कि हम लोग हाउ टू अवॉइड रिसीविंग एन NSF ईमेल, आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया और आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप कैसे बच सकते हैं जी NSF ईमेल से। तो आप मैंने मेन चीज़ें बताई हुई हैं। एक है जी आपने क्रिएट अ चेक लिस्ट, आपने चेक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है वो आपने साथ साथ मार्क करते रहना है, वो आपने पूरे करवानी है, कोई पीछे रहना चाहिए डॉक्यूमेंट, ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके अलावा जी प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, क्या आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो प्रॉपर स्कैन हुए हैं या नहीं हुए हुए, किसी जगह पे कोई कट ना आ रहा हो, किसी जगह पे कोई ब्लर ना आ रहा हो, तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। इसके अलावा जी प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में जी वर्क विद ए वीज़ा कंसल्टेंट। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने भी बोला हुआ है, रिकमेंड किया है कि आप खुद से अप्लाई ना करें, आप किसी कंसल्टेंट की आप कह लें कि उसकी सर्विसेज ले लें, उसकी हेल्प ले लें और वो आपकी हेल्प कर देगा। क्योंकि जो कंसल्टेंट होते हैं उनकी तो कह लें कि उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल होता है, तो वो तो उनका रोज़ का काम होता है एप्लीकेशन जमा करवाना और यूके के साथ डील करना। उनको सब चीज़ें पता होती हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, कैसे स्कैनिंग करनी है, कैसे अपलोड करना है और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो आप किसी भी कंसल्टेंट की सर्विसेज ले लें। अगर आप खुद अप्लाई करने जा रहे हैं तो बेटर है कि आप उनसे हेल्प ले लें, ताकि वो जब जमा कराएंगे डॉक्यूमेंट आपका तो आपके NSF ईमेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो गाइस ये थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं NSF ईमेल के बारे में मैं आपको बता दी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो वीज़ा डिले में जा रहे हैं उनकी एक बड़ी वजह आ रही है कि होम ऑफिस के पास जो कह लें कि जो एप्लीकेशन हैं, जो वॉल्यूम एप्लीकेशन का वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। इससे पहले इतनी एप्लीकेशन उनके पास कभी भी नहीं आई। इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि जब होम ऑफिस ने अनाउंस किया कि न्यू रूल्स इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, आपको पता है कि जनवरी में भी न्यू रूल इंप्लीमेंट हो गया था कि जो लोग स्टडी करने के लिए यहाँ पर आएंगे वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते, वो रूल भी इंप्लीमेंट हो गया। इसके अलावा 6 फरवरी 2024 को जो इसी महीने नया रूल एक इंप्लीमेंट हुआ है जिसमें जो IHS फी है उन्होंने वो इंक्रीज कर दी है। तो लोग चाह रहे थे कि मैक्सिमम हम लोग रूल इंप्लीमेंट होने से पहले यूके आ जाएं, अपनी जो एप्लीकेशन है वो जमा करवा दें, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन जमा कराई हैं। एक नॉर्मल रूटीन से हटके एप्लीकेशन उनके पास आई हैं, जिसकी वजह से जो पहला वाला केस मैंने कहा था कि जो प्रोसेसिंग डिलेस हो रही हैं, कि जो उनका जो प्रोसेस है वो डिले में चला गया है और वो बहुत स्लोली वो लोगों को सेंड कर रहे हैं कि वीज़ा निकल रहे हैं, बहुत स्लो हो गया प्रोसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने गलती नहीं की, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो आपको NSF की ईमेल भी नहीं आएगी। अगर आएगी तो कौन सी वाली आएगी जो मैंने पहले कही थी आपको, फर्स्ट वन वो है जी प्रोसेसिंग डिले NSF ईमेल, वो वाली आएगी आपको। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक कर दी है, कोई डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं कराया या स्कैनिंग सही नहीं किया आपने, या कोई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी आपने वो जमा नहीं कराई, वो आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आपको एप्लीकेशन इशू NSF ईमेल की आएगी। और इस सेकंड वाले एप्लीकेशन इशू NSF ईमेल की वजह से आपकी जो वीज़ा है वो काफ़ी कह लें कि लंबा चला जाएगा, डिले में चला जाएगा और आपको एक लंबा वेट करना पड़ेगा। तो
जब भी आप अप्लाई करें अपनी एप्लीकेशन तो आप किसी की सर्विसेज ले लें, जो कंसल्टेंट हो आप उसके साथ अपना लाइक उससे बात करें, उनसे सर्विसेज लें। वहाँ पे बहुत इंडिया में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कंसल्टेंट, तो आप उनकी खिदमत लें, उनको पे करके आप उनके ज़रिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो वहाँ से आपके जो ये NSF ईमेल के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, आपको नहीं आएगी ईमेल ये वाली फिर। तो जी ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों को ये NSF की ईमेल आई है और कौन कौन लोग हैं जो अभी मेरी ये वीडियो देखने के बाद किसी कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे ताकि उनको NSF की ईमेल ना आ सके। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है मैंने आपको बता दिए हैं, जो पॉसिबल रीजन है मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे आपका काम है, जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवानी है तो आपने एहतियात करके बहुत ही केयरफुल होकर आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है ताकि आपको ईमेल ना आ सके। तो जो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।